हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूं। आज हम आपको 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे प्लास्टिड क्या होता है, फिर आज हम आपको बताएंगे वैक्यूल क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर लेक्चर इम्पोर्टेंट होता है बट आज का थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस, थोड़ा बहुत सेंट्रोसोम के बारे में भी मैं आपको आइडिया दूंगा, तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रोकार्योट्स क्या होता है, यूकार्योट्स क्या होता है, वो सब छोटा छोटा लेक्चर रहेगा। उसके बाद प्लांट सेल हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, एनिमल सेल ड्रॉ करना सीखेंगे। जो अलग अलग आप बुक खरीदते होइएगा अलग अलग पब्लिकेशन का, तो सब बुक में फिगर अलग अलग होता है, तो वो फिगर क्यों होता है अलग, हर चीज़ के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। एक एक छोटे छोटे चीज़ के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताइए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे राइबोसोम्स के बारे में। पता है आपको 70S होता है और 80S होता है। 70S क्या चीज़ से बना होता है, जल्दी बताओ। 50S और 30S याद करने का क्या ट्रिक था, 20 सब्ट्रैक्ट कर दो। 80S क्या चीज़ से, 60 और 40 से, ठीक है, समझ में आ गया। और उसको सिंपल वाला ऐड समझकर उसको जोड़ नहीं दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी में मैथमेटिकल जोड़ नहीं लगता है, वो आपको पता लगा होगा वहां पर भी, जब क्लास 7th में आप रहे होइएगा और वो टॉपिक पढ़े होइएगा, दांत के बारे में पढ़े थे, तो वहां पर आपको पता लगा होगा। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया से भी आप परिचित होंगे अगर आप क्लास 7th का जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन पर मैं आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था बहुत सारा चीज, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज बताया था। याद करो, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जो खाना आप खाते हो ना, खाना जैसे मान लिया आप रोटी खाए, तो रोटी के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो अल्टीमेटली जाता कहाँ पर है, ब्लड में जाता है। ब्लड से कहाँ जाता है, सेल में पहुंचता है। और सेल में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, जैसे और ऑर्गेनेल था ना, वैसे ही एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं पर वो खाना टूटता है। जैसे रोटी आप खा लिए, रोटी के अंदर जो मॉलिक्यूल सब रहेगा ना, रोटी भी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो रोटी के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा वो सब टूटेगा जाकर। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, टूटते हैं। ये सब आप पढ़े होइएगा डाइजेशन इन ह्यूमन में, ठीक है, 2nd चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 7th का। नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो फिर से आपको क्लास 10th में पढ़ना है अगर भूल गए हैं तब। लेकिन जो बच्चा अभी पढ़ चुका होगा उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा क्लास 10th में। चलिए उसके बाद हम आपको बताएंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कहाँ बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर क्लास 7th में ही थोड़ा बहुत मैं आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल में आज हम लोग बातें करेंगे। इसमें एक चीज होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिक, सबके बारे में हम आपको लेक्चर में बताएंगे। फिर आज हम आपको बताएंगे वैक्यूल के बारे में, क्या होता है वैक्यूल, उसके बारे में देखते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करें क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूं। आप लोगों को कॉपी निकालना और कॉपी में हेडिंग डालना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेल बना लीजिए, किसी भी टाइप का आप सेल बना लीजिए, किसी भी शेप का सेल हो सकता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है। क्या है भाई साहब बताइए, न्यूक्लियस है। ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसमें एक और लेयर होगा जिसका नाम क्या है,
सेल वॉल। आई होप ये सब सबको आता होगा, कि ये भी नहीं आता। छिच्छी, अगर ये नहीं आता तब ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। और भी किसी किसी चीज के बारे में हम आपको बताए थे, जैसे कि हम आपको बताए थे, ये क्या है बताओ भाई बताओ। ये क्या है बताइए? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, क्या है ये वाला टोटल इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है? फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सेल है इसके अंदर ना छोटा छोटा पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, दाना जैसा, ग्रेन्यूल्स जैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। जैसे देख लीजिए, ये इधर इधर हर जगह पर रहेगा। अगर ये राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, तो वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम क्या बोलते हैं? बोल बोल बोल, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रीजन जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, उस रीजन, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को क्या बोला जाता है जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो? सिंपल क्वेश्चन, बता दीजिए। बता तो दिया यार, बता दिया। और जहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ACR, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जहां पर प्रेजेंट रहेगा वो आपको कमेंट में बताना, कहां पर राइबोसोम्स पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम आपको कल क्या बताए थे? वैक्यूल्स के बारे में भी बताए थे। वैक्यूल्स के बारे में बताया था? नहीं बताया था। गोल्गी बॉडी के बारे में बताया था, उसके बाद राइबोसोम्स। हाँ, एक और चीज बताया था गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी भी बना लीजिए। ये क्या हो गया आपका? गोल्गी बॉडी, या इसको गोल्गी बॉडी भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और मैं पढ़ाया था कल आपको, लाइसोसोम। क्या पढ़ाया था? लाइसोसोम, याद होगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव जूस। क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव जूस। जैसे मान लीजिए आपका सेल है, कोई भी सेल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका सेल है, सेल का कोई भी चीज डैमेज हो गया, ये वाला डैमेज हो गया, या ये डैमेज हो गया, या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, वो सब डैमेज हो गया, तो उसको खाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, साफ करने के लिए। तो जो साफ करने का काम होता है वो किसका काम होता है? लाइसोसोम्स का। क्या चीज का काम होता है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, रुक जाइए। वाई lysosomes are called as suicidal bag? लिखिए इसका आंसर पहले कमेंट में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, किसी किसी को डाउट था। देख लीजिए, ये जो आपका लाइसोसोम है ना, इससे क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस निकलता है। अगर कोई भी चीज इसके अंदर मरेगा तो उसको ये साफ करेगा लाइसोसोम। इतना क्लियर है? और क्या होता है एक चीज समझिए, अगर एक बार लाइसोसोम से डाइजेस्टिव जूस निकल गया, एक बार लाइसोसोम से डाइजेस्टिव जूस निकल गया, तो पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल, पूरे सेल ऑर्गेनेल छोड़िए, पूरे सेल को भी वो खा सकता है। ध्यान से सुनिए, एक बार लाइसोसोम से डाइजेस्टिव जूस निकल गया तो ये जो लाइसोसोम है ना, पूरे सेल को खा सकता है। इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए हम लाइसोसोम को बोलते हैं सुइसाइडल बैग, या इसी को कैनिबल बैग भी बोला जाता है। स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, जो कल लिखवाया था। तो किसी को समझने में दिक्कत था इसमें, रुक जाइए। कहां से डाउट था? लाइसोसोम से।
कोई पूछा था, हाँ। लाइसोसोम आर नोन एज सुइसाइडल बैग या कैनिबल बैग बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग इंटायर सेल वंस द एंजाइम आर लिबरेटेड। एक बार एंजाइम निकल गया तो पूरे सेल को वो खा सकता है। वही तो मैं अभी बताया, जो कल मैं लिखवाया था वो भी आपको पढ़ के सुना दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप, मैं आशा करता हूं। अब क्या होता है, ये जो आपका सेल है ना, इसमें और भी बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। जैसे कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। एक्चुअली कैसा फोल्डिंग होता है उसके बारे में हम आपको बड़ा करके दिखाएंगे, तब पता लगेगा। ये जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोल देते हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके देखते हैं, मतलब बोर्ड पर बड़ा करके बनाते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन का आंसर दे दिए कमेंट में, तो बहुत अच्छा। नहीं दे पाए हैं तो मैं बता ही दिया सब आपको। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसका आंसर, ठीक है, जहां पर राइबोसोम अटैच होता है उसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बनाते हैं। एक चीज समझिए, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो रॉड शेप का हो सकता है। रॉड मतलब समझते हो ना? रॉड मतलब जैसे ये भी एक मार्कर रॉड शेप का ही है, रॉड शेप। तो ऐसा भी हो सकता है। कैसा? तू शांति से रह। कैसा हो सकता है? रॉड शेप। और कैसा हो सकता है? स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोला। स्फेरिकल मतलब गोला। आपके बुक में रॉड टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है, ठीक है, तो हम स्फेरिकल बनाकर समझ लेते हैं। रॉड हो या स्फेरिकल हो, सबका सब सेम ही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ऐसा रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चिपटा बना दिए, न रॉड है न स्फेरिकल है, दोनों का मिक्स वाला हम बना दिए ताकि किसी को डाउट न रहे। अब क्या होता है, ये ना ऐसे ऐसे अंदर में फोल्डिंग बनाता है। ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। जितना ज्यादा फोल्डिंग रहेगा उतना अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर भी राइबोसोम्स का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर था ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वैसे इसके अंदर में प्रेजेंट होता है। क्या चीज में? अंदर में, ठीक है। जैसे ये सब बना दिए हम लोग, ठीक है। ये क्या है आपका बताइए? राइबोसोम्स पार्टिकल। क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, सबको पता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कितना मेम्ब्रेन? दो मेम्ब्रेन। जो बाहर मेम्ब्रेन होगा उसको आप क्या बोलिएगा? आउटर मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को आप क्या बोल दीजिए? सिंपली इनर मेम्ब्रेन ही बोल दीजिए, या आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके जो अंदर वाला रीजन है, इसको हम बोल देते हैं आउटर चैम्बर। क्या बोल देते हैं? आउटर चैम्बर। दिख रहा है सबको ये सब? आउटर चैम्बर। ये जो बाहर वाला जो खाली जगह, ये सब टोटल क्या है? आउटर चैम्बर। और ये जो अंदर में ये जो पूरा स्पेस है, ये क्या है आपका? इनर चैम्बर। तो अंदर वाला रीजन क्या हो गया? इनर चैम्बर। इनर चैम्बर, ठीक है। आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर सबको समझ में आ गया। अब इनर चैम्बर में ना मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है, मतलब समझिए तो लिक्विड टाइप का चीज भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ग्रीन से मैं क्या बनाया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहां पर प्रेजेंट है? इनर चेंबर में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? इनर चेंबर में, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है? जो आपके
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखे, उसी को हम डीएनए बोलते हैं। तो इसके अंदर में डीएनए अब हम लोग बना लेते हैं। ये ऐसा गड़बड़ हो गया। ये हो गया आपका डीएनए। ये क्या है आपका डीएनए। डीएनए क्या है, जो आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसी को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या है बताइए सभी लोग प्रेम से, जो आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डीएनए। समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस केमिकल का फुल फॉर्म पता है आपको? पता है तो कमेंट में बताइए। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, डीएनए का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बता भी दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें ना एक पार्टिकल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। इसके बारे में भी याद रखिएगा, एक बार ओलंपियाड में पूछ लिया था, ठीक है। हालांकि पढ़ना आपको बहुत आगे है, लेकिन पूछ लिया था। तो हम किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलेंगे, सिर्फ ये याद रखिएगा F1 पार्टिकल्स होता है दाना दाना पार्टिकल्स। क्या होता है, क्या फंक्शन, उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आई होप आप लिख चुके होंगे कमेंट बॉक्स में अब तक। इतना समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। हम स्फेरिकल बनाए हैं, थोड़ा चिपटा भी कर दिए ताकि रॉड टाइप का लगे, सब कुछ हो जाए, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना कुछ जगहों पर एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एब्सेंट। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बीमारी वगैरह करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जो आपका आरबीसी है, आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, पढ़े होइएगा क्लास 7th में सर्कुलेशन चैप्टर में। आरबीसीएस क्या होता है पता लग गया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी आप याद कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। साइज 0.2 मैक्रोमीटर में होता है। मैक्रोमीटर बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा। 0.2 मैक्रोमीटर से अप्रोक्स 2 मैक्रोमीटर तक होता है। 0.2 से 2 मैक्रोमीटर। ये ना माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे ये जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, इसमें हर जगह बिखरा होता है। जैसे यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह पर बिखरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह पर बिखरा होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। ये ना डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, 2 मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज होता है। बाहरी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर वाले मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, इनर मेम्ब्रेन। सबको इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा रुक जाइए 1 सेकेंड। मार्कर प्यासा हो गया है, इसको थोड़ा पानी पिला दूं। चलिए, मार्कर मेरा पानी पी चुका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें जो बाहरी मेम्ब्रेन है, अबे क्या हो भाई, मच्छर है, फुट नहीं हटने वाला है यहाँ से। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, इसको ध्यान से देखिए, ये ना एकदम प्लेन है। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, प्लेन है। आउटर मेम्ब्रेन एकदम मुलायम है, स्मूथ है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग पाया जा रहा है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें फोल्डिंग है। इस फोल्डिंग को हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टा। क्या बोल देते हैं, क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, बहुत सारा फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जिस फोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टा।
समझ में आया सबको? फोल्डिंग का काम क्या होता है ये मैं पहले ही पूछ लिया। बताइए काम क्या होता है फोल्डिंग का? कोई भी जगह पर फोल्डिंग क्यों होता है? थोड़ा सा रिलेट करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम से। जैसे आप देखे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा फोल्डिंग होता है, याद है? भूल गए? विलाई, माइक्रोविलाई, इस सब के बारे में पढ़े थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? विलाई पाया जाता है। क्यों पाया जाता है विलाई? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ताकि क्या हो जाए? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है? रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे समझाऊं, कोशिश करता हूँ समझाने का। रुक जाइए। चलिए, जैसे मान लीजिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर ही बताता हूं बॉक्स में। ठीक है, इसको छापिएगा नहीं। मान लीजिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, एकदम प्लेन है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फोल्डिंग नहीं है, एकदम प्लेन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है जिसमें फोल्डिंग है। क्या है? फोल्डिंग, फोल्डिंग है। ठीक है, अब बताइए एक चीज बताइए, आपका कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला जो ये जो क्या है अंदर वाला, मान लीजिए एक धागा प्रेजेंट है, इसके अंदर में धागा प्रेजेंट है। अगर इस धागा को आप खींचोगे तो ज्यादा बड़ा धागा इसमें होगा या इसमें होगा? बताओ। यहां हम लोग धागा को क्या कर दिए हैं? फोल्ड कर करके रखे हुए हैं, मोड़ मोड़ के रखे हुए हैं। जब आप इसको नीचे की ओर खींचोगे तो बहुत दूर तक खिंचा कर जाएगा, बहुत दूर तक खिंचा कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है। और सरफेस एरिया ज्यादा से ये फायदा मिलता है, ठीक है, कि वो ना न्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? न्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अगर यहाँ पर ज्यादा फोल्डिंग रहेगा तो ज्यादा F1 पार्टिकल रहेगा और ज्यादा खाना टूटेगा। ठीक है, ये नहीं नोट कीजिए। ठीक है, ये था आपका 7th वाला। कई लोग सोच रहे होंगे 7th ये कौन सा क्लास था? कई लोग तो अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि 9th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बेटा पढ़ ले, अभी मौका है, बाद में बहुत पछताओगे, समझे? 9th में जाओगे आप तो आपको ये सेल चैप्टर पढ़ना है। तो जो बच्चा पहली बार सेल पढ़ेगा वो सेल में ही उलझ कर रह जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा आपको टिश्यू। तो अगर आप सेल सीखते रह जाइएगा क्लास 9 में तो टिश्यू आपको समझ नहीं आएगा। टिश्यू नहीं समझ में आएगा, पूरा बायोलॉजी गोल। ठीक है, टिश्यू नहीं आएगा तो आपको अगला चैप्टर है क्या चीज? डाइवर्सिटी चैप्टर है एक, जिसमें आपको हर चीज के बारे में पढ़ना है, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में। तो वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर वो सब नहीं पढ़ोगे तो, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हालांकि आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो थोड़ा बहुत भी पढ़ के, बट होता है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या फोल्डिंग प्रेजेंट है ताकि ये अच्छे से काम करे, अच्छे से। ठीक है, फोल्डिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। फोल्डिंग से क्या फायदा होता है बताइए? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। जहां पर भी फोल्डिंग हो गया वहां का क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या है फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब का। क्या है इसका फंक्शन? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फंक्शंस एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन। आप पढ़े होइएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है सबको याद करा देता हूं। जो आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो ना, खाना खाते हो, जैसे रोटी खाए तो रोटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट रहेगा जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो इस सबको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब तोड़ ताड़ के एनर्जी कहाँ पर निकलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही निकलेगा। उस सबको तोड़ ताड़ कर एनर्जी मिलेगा। ठीक है, जैसे आप पढ़े होइएगा ना, मतलब छोड़ो नहीं बताता। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, क्या चीज रिलीज होता है? CO2, एनर्जी।
पढ़े थे, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वहां से जाकर अगर आप पढ़े होइएगा तो देख लीजिएगा कॉपी खोलकर, बस 1 मिनट, कि रेस्पिरेशन के बारे में मैं वहां पर आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। कहाँ पर बताया था? एरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा नीचे खोलकर जाइए, वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। वहां पर मैं जानबूझकर रिलेट नहीं कर रहा था। और जब खाना टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज। मैं आपको बताया था कि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? एटीपी फॉर्म में। क्या चीज में? एटीपी फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना बताऊंगा आज, ठीक है। इसको एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सबको पता होगा एटीपी क्या है आपका? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। चलिए आज का 5th नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन। फुल फॉर्म बताना है एटीपी का। थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको छाप लीजिए। आई होप छाप लिए होइएगा, कुछ भी छूटा नहीं ना? माइटोकॉन्ड्रिया के एक और नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मन है तो लिख लीजिए, ये तो लिखवा ही दिया, एनर्जी करेंसी। मन है तो लिख लीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोले पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ से एनर्जी निकलता है। जैसे पावर हाउस होता है ना, बिजली, बिजली वाला घर, तो वहां से हम लोग को बिजली मिलता है, एनर्जी मिलता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहां से हम लोग को एनर्जी मिलेगा ताकि हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आता है वो क्या है? प्लास्टिड। क्या है ऑर्गेनेल? बताइए, सभी लोग बताइए। प्लास्टिड। अब वो भी हेडिंग डालिए कॉपी में, प्लास्टिड। ये समझ में आ गया सबको माइटोकॉन्ड्रिया? चलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, 1 मिनट रुक जाइए, कैमरा में चेक कर लूँ। भाई साहब सब ठीक है? अरे बहुत थक चुका हूँ यार। आप लोग बहुत परेशान कर रहे थे वीडियो के लिए। वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी कितना बज रहा है? 11:20 हो रहा है, ठीक है। और वीडियो कब तक बनेगा? एटलीस्ट बनेगा 12, 15, 20 तक तो बनेगा ही, ठीक है। अभी 30-40 मिनट और बनेगा वीडियो, कम से कम 40 मिनट। तो वही समझ लीजिए 12 बजे, और वीडियो अपलोड होते होते 12:30, 1 बजे तक आपको हो सकता है तो मिल जाएगा रात में, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ पर पहुंचे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर लिया। अब क्या आता है? एक और सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड सबको याद है? सेल हो गया, न्यूक्लियस है, ठीक है, सड़ा हुआ सा बना दिया। इसको बनाइएगा नहीं, बस समझाने के लिए बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब गोला गोला सेल के अंदर और भी चीज प्रेजेंट होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। बहुत नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ अमाउंट में होता है। कितना होता है वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसी में बहुत होता है, किसी में कम भी होता है। तो ऐसा ऐसा गोला गोला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोला जाता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में ऐसा ऐसा थोड़ा सा बना दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, सिक्का टाइप का। फिर से इसको हम जूम करके देखेंगे, सिक्का टाइप का बना दीजिए। ये क्या है आपका? प्लास्टिड। उसी डायग्राम में फिट कर दीजिए जो पहले बनाए थे हम लोग। क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स ओनली, एब्सेंट इन एनिमल्स। कोई भी जानवर में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, एनिमल्स में नहीं रहेगा प्लास्टिड, ठीक है। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब आपका जो प्लास्टिड होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। प्लास्टिड 3 टाइप का होगा।
सबसे पहला जो प्लास्टिड है वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से आप परिचित होइएगा, यही सनलाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस। इसका मेनली काम होता है स्टोर करना, किसी भी चीज को स्टोर करके रखना, स्टार्च वगैरह को। जैसे क्या करेगा ये? स्टोर करके रखेगा स्टार्च को, जो खाना पीना है उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से आप परिचित होइएगा, किस कलर का होता है बताइए? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके बारे में आप कहां पर परिचित हुए होइएगा? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। प्लांट जो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का? ग्रीन कलर का। कोई भी प्लास्टिड जो ग्रीन कलर के अलावा किसी कलर का पाया जाएगा वो है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट किस कलर का है? मतलब कलर्ड प्लास्टिड होगा। किस टाइप का होगा? कलर्ड प्लास्टिड है ये, कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। ये कलरफुल प्लास्टिड होगा, ठीक है। लेकिन ग्रीन के अलावा अगर वो ग्रीन होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? आपको पढ़ना किसके बारे में है? सिर्फ पढ़ना है आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये जो प्लास्टिड में बनाया ये भी एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट है, उसी के बारे में बस आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक हम लोग क्लोरोप्लास्ट का फोटो बना लेते हैं। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितना मेम्ब्रेन बताइए? 2 मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कवरिंग। कितना कवरिंग पाया जाता है? 2 कवरिंग। अब क्या होता है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कितना मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट में ना सिक्का जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिक्का होता है ना, कॉइन, ये वाला सिक्का कहाँ गया? ये वाला, जैसे ये सिक्का है, ठीक है। तो ये एक सिक्का हो गया आपका थाइलाक्वाइड। क्या है? सिक्का हो गया आपका थाइलाक्वाइड, ठीक है। सिक्का जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड, ठीक है, थाइलाक्वाइड्स। अब क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके ऊपर सिक्का के ऊपर सिक्का रहता है। जैसे ये एक सिक्का, इसके ऊपर एक सिक्का, क्वाइंस के ऊपर क्वाइंस, ठीक है। तो वैसा स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे ये एक सिक्का जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्या है? क्वाइंस लाइक है, सिक्का जैसा। इसके ऊपर एक और सिक्का जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे ऐसा। इसके ऊपर और ज्यादा होगा, और भी होगा, और होगा, और होगा। तो ये जो पूरा सिक्का का स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्या चीज? ग्रैनम। क्या बोला जाता है? ग्राना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राना, ठीक है, ग्राना बोला जाता है, या ग्रैनम बोल दीजिए, ठीक है। अब ऐसा ऐसा सिक्का वाला स्ट्रक्चर बहुत सारा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। और भी बना दीजिए, ठीक है, बना दिए। और भी बना दीजिए, मन है तो और बना दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर में ना पानी टाइप का कुछ कुछ भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? हम लोग स्ट्रोमा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर ना ये जो आपका क्या है, थाइलाक्वाइड सब है, ये ना सब एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जैसे ये सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये सब क्या एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक पट्टी टाइप का स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। पट्टी को हम बोलते हैं लैमेली, ठीक है, लैमेली बोलते हैं उसको। और वो जो लैमेली है पट्टी क्या चीज में प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, तो उसको बोल दिया जाता है स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूं। इस पट्टी का क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमेली,
स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या है, एक पट्टी प्रेजेंट है जो कि दो थाइलाक्वाइड को जोड़ता है। समझ में आ गया। आपका प्लास्टिड कैसा है, प्लास्टिड छोड़ दीजिए, बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, बैग के समान स्ट्रक्चर है। नजर आ रहा है आपको, बैग जैसा स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट बैग जैसा, बैग। ठीक है, ये पूरा क्या है, बैग जैसा स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें मेम्ब्रेन भी घिरा होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। समझ में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये ना फील्ड होता है, फील्ड विथ वाटरी सब्सटेंस। जिस वाटरी सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स, नोन एज मैट्रिक्स बोल देते हैं, या स्ट्रोमा भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा। ये जो वाटरी सब्सटेंस है ये क्या है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, यहां पर भी है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो फोल्डिंग था उसको हम क्या बोल रहे थे, क्रिस्टी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, क्रिस्टी या क्रिस्टा बोल रहे थे। लेकिन इसके अंदर में कोई भी क्रिस्टा प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी फोल्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी क्रिस्टा प्रेजेंट नहीं होता है। हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में सभी लोगों को। और क्या होता है, बहुत सारा नंबर ऑफ फ्लैटेंड ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन का बना हुआ, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। नोन एज थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड क्या है, ये जो एक एक सिक्का है ये एक थाइलाक्वाइड हो गया। थाइलाक्वाइड क्या है, नंबर ऑफ फ्लैटेंड, चिपटा सा ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज है पूरा अच्छे से, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन भी लगा हुआ है, सैक लाइक मतलब थैली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नोन एज थाइलाक्वाइड। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलाक्वाइड। कहां प्रेजेंट है थाइलाक्वाइड, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है या मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और ये जो थाइलाक्वाइड है, थाइलाक्वाइड ये ना स्टैक लाइक क्या होता है, स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। क्या है, स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। पाइल्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो वो एक के ऊपर स्टैक किया हुआ होता है सिक्का सब। स्टैक मतलब रखा हुआ, स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। एक सिक्का का क्या होगा, बड़ा सा उठा हुआ से स्ट्रक्चर होगा, उस टाइप का नजर आएगा थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड से बन जाएगा स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, जिसका नाम क्या होता है, ग्रैना। क्या बोला जाता है इसको, कॉल्ड एज ग्रैना। ठीक है, और इसी का सिंगुलर होता है ग्रैनम। ग्रैनम इसका सिंगुलर होता है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखना क्या, लिखना ही पड़ेगा। छाप चुके हो इतना, आगे बढ़े थोड़ा सा, हो चुका है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन से पहले और भी एक पॉइंट बता देता हूं। ये जो आपका थाइलाक्वाइड है, ईच थाइलाक्वाइड हैव, जितना भी थाइलाक्वाइड है सबके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और यही क्या करेगा,
ये जो आपका थाइलाक्वाइड है, जैसे ये थाइलाक्वाइड है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। ये जो सनलाइट एनर्जी आ रहा है, सनलाइट एनर्जी, इसको ट्रैप कौन सा पार्ट करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट रहेगा आपका थाइलाक्वाइड में, थाइलाक्वाइड में। ठीक है, थाइलाक्वाइड में जो क्लोरोफिल रहेगा वही क्या करेगा, इस थाइलाक्वाइड है क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये जो थाइलाक्वाइड है इसके ऊपर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। ये जो इसका सरफेस है, ठीक है, ये जो इसका सरफेस सब है, तो इस पे ना ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या करता है, डेट ट्रैप सनलाइट एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, डेट ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करता है एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था 7th क्लास में, तो वहां पर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया होगा अच्छे से, लेकिन आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोनों हो गया, मजा आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आपको मजा आ रहा होगा। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी कि मैं YouTube पर ही मेनली शिफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन में जो भी पढ़ाता हूँ धीरे धीरे क्विट करते जाऊंगा, कोई पढ़ता ही नहीं है ध्यान से। ठीक है, इसके वजह से ऐसा हो सकता है मे भी। ऑफलाइन में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि आप बच्चे को बोलकर थक जाओगे होमवर्क करने के लिए, होमवर्क करता ही नहीं है। ठीक है, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और उसको डांट दिया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ कह दिया जाता है तो उसको खराब लग जाता है। ये सब थोड़ा दिक्कत है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में जिसको पढ़ना होगा, जो पढ़ने वाला होगा वही आएगा, जो नहीं होगा नहीं आएगा, सिंपली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बातें कर लेते हैं। किसका फंक्शन, किसका फंक्शन बताइए, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस में मेनली प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही बातें होगा। क्रोमोप्लास्ट के बारे में बातें हम लोग नहीं करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बातें नहीं करेगा, मेनली हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पूरे सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है एंड यूटिलाइजेज इट इन फोटोसिंथेसिस। और उसका यूटिलाइज क्या चीज में करता है, एंड यूटिलाइजेज इट इन, ये जो सनलाइट एनर्जी है उसका यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्लांट अपने खाना बनाने में। आई होप आपको ये सब पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, हो गया। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा आपका, प्रिपरेशन ऑफ फूड होगा। क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फूड। कहां पर होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, प्रिपरेशन ऑफ फूड होगा। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री। क्या बोल देते हैं, इसीलिए सो क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री। कहा गया, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल देते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री मतलब खाना बनाने का फैक्ट्री इन प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है किचन ऑफ द प्लांट भी इसको बोल दिया जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लांट का खाना बनता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, किचन ऑफ द प्लांट्स। चलिए अब एक चीज याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ओलंपियाड में पूछे हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो सेल है ना, सेल ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। सेल जो है आपका, सेल
उसमें ना दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि ना अगर आप उसको अकेले भी निकाल कर रख दोगे तो वो अपना लगभग लगभग काम पूरा कर लेगा। ठीक है, मतलब बहुत कम डिपेंड होता है दूसरे चीज पर, न्यूक्लियस सब पर बहुत कम डिपेंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब बहुत कम डिपेंड। इसीलिए उसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब आप किसी पर भी कोई डिपेंड नहीं है। मतलब मान लीजिए आप अपना पैसा कमाइएगा, अपना रखिएगा, एकदम सब अपना हो जाएगा तो ऑटोनोमस। अभी आप क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। 5 रुपया के लिए पापा के पास जाना पड़ता होगा, है ना? सही बात है ना? चलो, चोरी भी करते हो क्या? 10 रुपया टीवी के पीछे से उठा लिए, कभी घर में गिर गया, पापा के पॉकेट से चुपचाप जेबी में डाल लिए और 4 दिन बाद बता दिए। ये सब करते होगे। चलिए, नोट में क्या लिखना है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोरोप्लास्ट, वो कैसा सेल ऑर्गेनेल है? सेमी ऑटोनोमस। कैसा है? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, मतलब वो लगभग लगभग काम अपना खुद ही कर लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज के लिए बस डिपेंड होता है न्यूक्लियस के ऊपर, थोड़ा बहुत चीज के लिए, और लगभग लगभग काम कर लेता है। इसीलिए हम उसको बोल देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। मतलब अपना काम वो खुद से करेगा, सेल्फ गवर्निंग। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, और सेमी ऑटोनोमस मतलब किसी किसी काम को वो खुद से नहीं करेगा, दूसरे पर डिपेंड होगा, तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। और सब जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबको दूसरे पर डिपेंड ही होना पड़ेगा, बट ये आराम से रह भी सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस पता है आपको? इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या सब पाया जाता है बताता हूं मैं आपको। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला जाता है? डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए भी पाया जाता है, मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए भी इसके अंदर पाया जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम्स का भी पार्टिकल इसके अंदर में प्रेजेंट होगा। क्या चीज के अंदर में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। इसके अंदर भी बना दीजिए राइबोसोम्स का पार्टिकल। क्या है आपका? राइबोसोम्स। छूट गया था, इसको नोट कर लीजिए। राइबोसोम्स का भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये 4 चीज प्रेजेंट है, इसीलिए वो सेमी ऑटोनोमस है। चलिए, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक चीज और, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये ना बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है? इसका जो नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ना दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, वो ना बाइनरी फिजन से होता है। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स क्या होगा? इसका जो डिवीजन है वो क्या चीज से होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है 2 पार्ट में टूटना। ठीक है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, क्या होता है बाइनरी फिजन? आप वहां पर पढ़िएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले साल ही, आपका पूरा लेक्चर डला होगा रिप्रोडक्शन का। ये हो गया आपका क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स छूटा हुआ था, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। VACUOLES, भी और यू में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, हम भी यू दोनों सेम ही लिख देते हैं। ये कंप्लेन आया, ये पता कब लगा पता है? मैं अलग अलग क्लास पर एक्सपेरिमेंट मारते रहता हूँ, अभी भी मैं बहुत सारा क्लासेस को पढ़ाता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, मैं 9th को पढ़ाया, 10th को भी पढ़ाया, इवन यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, 6 को भी पढ़ाया, 7th को भी पढ़ाया, 8 को भी पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद अपर क्लास को मैं पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमको नहीं पता लग पा रहा था कि मतलब बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है ना जो कि बैक बेंचर बन जाता है बाद में, मतलब उसको समझ में नहीं आता एक्चुअली। वो जो आपके क्लास में पीछे जो हल्ला सब करता है, एक्चुअली उसका वो गलती नहीं है, उसको वैसा बना दिया जाता है, समझे?
ठीक है, उसको वैसा बनाया जाता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता है शुरू से, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके वजह से वो वैसा बन जाता है, पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो मैं वो पता करने के लिए बच्चा सबको पढ़ाने लगा कि आखिर ये बचपन क्लास में प्रॉब्लम क्या आता है। तो बहुत सारा मुझे प्रॉब्लम पता लगा, मैं भी इसका सल्यूशन मैं लाऊंगा, लेकिन वो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, समझे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटा बच्चा मोबाइल में थोड़ी ना देखेगा वीडियो, उसको पकड़ के पढ़ाना पड़ता है छोटे बच्चे को। ये मैं गौर किया। ठीक है, छोटे बच्चे को नहीं, मैं आपको बताता हूँ 8, 9, 10 का बच्चा सबको पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है। सब थोड़ा पढ़ा दिया, बोला सर प्लीज आज छोड़ दीजिए, सर प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करने लगता है सब। ठीक है, आप लोग भी करते होइएगा, लेकिन आप लोग तो स्मार्ट होइएगा तभी तो ये देख रहे हैं। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम होता है ऑफलाइन में। इवन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, 11th में भी लग चुका हूँ, क्योंकि अगले साल से उसके ऊपर भी कार्यक्रम होगा 11th के ऊपर, तो मैं लग चुका हूँ पढ़ाने में अभी से ही। ठीक है, अभी से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे पढ़ाने में। चलिए, इसी वजह से वीडियो आपका नहीं आ पाता है। ठीक है, इसी वजह से वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो जो बच्चा सबको पढ़ाता हूँ सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि अच्छे से वो सब पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अच्छे से वो पढ़ नहीं रहा, उसके वजह से मेरा यूट्यूब डिस्टर्ब हो रहा है, और कुछ कारण था, इसी वजह से मैं वो सबको पढ़ाने लगा। कुछ फैमिली में इश्यू था, इसके वजह से। इश्यू था नहीं, अभी भी है, और ये आने वाला पूरा जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, ऐसा इश्यू है जिसका कोई सल्यूशन वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसा इश्यू था जिसके वजह से मुझे काम करना पड़ा इतना कम एज में, बस। ठीक है, आप समझ गए होइएगा, कुछ हो सकता है। चलिए, अब आता है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। रुक जाइए, बड़ा सा बनाता हूं। ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, एक ऐसा सेल बना दिए, जिस टाइप का मन है वैसा सेल बना दीजिए। इसको आप मान लीजिए प्लांट सेल है, इसको भी आप एनिमल भी मान सकते हैं, और ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल। तो जो एनिमल सेल होता है ना, उसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? उसके बीच में, एनिमल सेल के बीच में पाया जाता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर रहेगा तो साइड साइड में रहेगा, ऐसा ऐसा, और नंबर इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? वैक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। अगर प्लांट सेल में वैक्यूल्स रहेगा, प्लांट सेल में जनरली रहता है हर प्लांट सेल में, तो वो बड़ा सा रहेगा, जैसे इतना बड़ा रहेगा वैक्यूल्स, इतना बड़ा। ठीक है, और वैक्यूल्स इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरे सेल का स्पेस ऑक्यूपाई। इसके वजह से क्या हो जाता है, प्लांट में ना न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। ये बड़ा सा हो गया तो न्यूक्लियस कहीं एक साइड में बना दीजिए। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीच में नहीं होता है, कहाँ होता है न्यूक्लियस? साइड में होता है, साइड में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस एनिमल सेल में बीच में पाया जाता है। ये इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, याद करके। ठीक है, वैक्यूल्स कहाँ पाया जाएगा? मोस्टली ये पाया जाएगा प्लांट सेल में। अगर प्लांट सेल में होगा तो 90% ऑक्यूपाई स्पेस कर लेगा, क्या चीज? वैक्यूल्स। ठीक है, एनिमल में ना वैक्यूल्स जनरली होता नहीं है। ठीक है, एब्सेंट होता है। किसी किसी में होता है तो टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब कुछ काम है। टेम्पररी कैसे होगा? TEMP। अरे यार भाई, स्पेलिंग गलत लग रहा है। एक है, रुक जाइए 1 मिनट। क्या पढ़ा रहा था अभी मैं? वैक्यूल्स पढ़ा रहा था। टेम्पोररी का स्पेलिंग मिलेगा तब। TEMPO। अरे यार हाँ, सही है, सही पर पहुंच चुका था। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या रहेगा? एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट रहेगा या टेम्पोररी रहेगा, कुछ समय के लिए। और ऐसा होता है किसी किसी सेल में हमेशा के लिए होता है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट रहेगा देन स्मॉलर इन नंबर रहेगा।
रब कर दूं ये सब? एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में या तो एब्सेंट रहेगा या टेम्पोररी रहेगा, और किसी किसी में प्रेजेंट भी होता है। इफ वो प्रेजेंट रहेगा देन वो स्मॉलर इन साइज होगा, छोटा होगा। जैसे देख लीजिए इस सेल में कैसा है, छोटा है। और मोर इन नंबर होगा, प्लांट में जैसे एक बड़ा सा है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा नंबर होगा, जैसे 8-10 ऐसे होगा मोर इन नंबर, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मोर इन नंबर्स, ज्यादा नंबर में होगा, ठीक है, ज्यादा संख्या में होगा। समझ में आता है सबको? ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज, ये जो वैक्यूल्स है इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका क्या चीज, वैक्यूल्स है, ठीक है। तो वैक्यूल्स के जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला चीज, इसको बोला जाता है सेल सैप। क्या बोला जाता है, सेल सैप। और ये जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। इसको याद रखिएगा, सबको इसमें कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन होता है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल का मेम्ब्रेन, और अंदर जो पानी भरा हुआ है वो सेल सैप। समझ में आ गया, ठीक है। सैक भी थे सिंगल मेम्ब्रेन, इसका जो सैक है, सैक विथ सिंगल मेम्ब्रेन, इसका जो सैक है, ये जो थैली है वो सिंगल मेम्ब्रेन के साथ होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है आपका, बताइए, टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। एंड फिल्ड विथ फ्लूइड, और वो भरा क्या चीज से होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड, भरा होता है फ्लूइड से। नजर आ रहा है, फ्लूइड क्या है, सेल सैप। फ्लूइड क्या है, सेल सैप। समझ में आ गया। सेल सैप में जनरली शुगर, नमक ये सब पाया जाता है। शुगर सॉल्ट, लिखना है तो लिख लीजिए, मन है तो। ये भी ओलंपियाड में बट एक बार पूछ लिया था, सेल सैप में क्या होता है, शुगर प्लस सॉल्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है। इसको पहले नोट कर लीजिए, आई होप कर लिए होइएगा। कई लोग सोच रहे होंगे जब मैं लिखा ही नहीं था तब आप रब कर दिए और बोल रहे हैं आई होप कर लिए होइएगा। चलिए कुछ हम फंक्शंस लिख लेते हैं। क्या चीज का, वैक्यूल का। ये ना ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चीज को आपको लर्न करके रखना है। क्या करना है, याद कर लेना है। ये नहीं जानने का कोशिश कीजिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, नहीं जानिएगा, बस याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ होता है, ठीक है। डीप में जाइएगा जितना ज्यादा उतना फंस जाइएगा। उससे बेहतर है कि बायोलॉजी में याद करते हुए चलिए। अंदर अगर खंगालिएगा तो बहुत ज्यादा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत टफ होता है, मतलब टफ नहीं है, मैं तो अभी भी बता सकता हूँ, बट कंफ्यूज हो जाएगा। उससे बेहतर इसको याद कर लो। देख लीजिए आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसके होने के बाद इसमें से बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा। बाई प्रोडक्ट दैट मीन समझ लो वेस्ट प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने का काम होता है वैक्यूल्स का। क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। जैसे आप एक पढ़े होइएगा, जैसे एक और फंक्शन में देख लीजिए, अमीबा के बारे में आप पढ़े थे। ये जो अमीबा है, ठीक है, यहाँ पर अमीबा खाना देखा, एक वैक्यूल बन गया, ठीक है। वैक्यूल नहीं बना, ठीक है। अमीबा का जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया। इसका जो स्यूडोपोडिया है वो क्या हुआ, फोल्ड हो गया। अमीबा के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्यूडोपोडिया दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो अमीबा का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट मीन स्यूडोपोडिया जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, PSEUDO, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फल्स, आई होप आपको याद होगा। पोडिया का मतलब होता है फिट। नकली जो पैर होता है अमीबा का, वो क्या चीज में मदद करता है, खाना को कैप्चर करने में, और खाना को ये अंदर लेके चला जाता है और एक वैक्यूल बनाता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसके बारे में आप पढ़े होइएगा,
सेकेंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि आप नहीं पढ़ाए थे, मुझे सब याद है कहाँ क्या पढ़ाया था। ठीक है, यही तो बेनिफिट मिला, मतलब बच्चा सबको जब पढ़ाया तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला, ये पता लग गया कि भाई साहब कहाँ क्या पढ़ना था। ठीक है, तो आप लोग झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि वहाँ पर, मतलब जो भी आप टॉपिक बोलोगे मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर का नाम सहित बता दूंगा, क्लास चैप्टर सब। ठीक है, चलिए, तो आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा कैसा है, सिंगल सेल वाला, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, सेल्यूलर का मतलब सेल वाला, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसमें ना फूड पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ये सबको याद होगा, स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, और स्यूडोपोडिया क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को एक वैक्यूल्स में इनक्लोज कर देता है। इस फूड पार्टिकल को क्या करता है, एक वैक्यूल्स को दे देता है। ठीक है, वैक्यूल्स को दे देता है, और वैक्यूल्स क्या करता है, उस फूड को इनक्लोज कर लेता है, पैक कर लेता है। देख रहे हैं आप, पैक कर रहा है। इस वैक्यूल्स को बोला जाता है फूड वैक्यूल। क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, फूड वैक्यूल्स। चलिए, यहीं पर आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में बस हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और भी कुछ कुछ बचा होगा, क्या क्या बचा हुआ बता देता हूँ। न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, क्रोमैटिन क्या होता है थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे का भी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत मजा आएगा। क्रोमैटिड भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, पेरोक्सीसोम के बारे में बताऊंगा, सेंट्रोसोम के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा अगले लेक्चर में, और वो वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। जो मैं पढ़ाया याद कर लीजिएगा। बाय बाय।